Hello students, welcome to Enrich Minds YouTube channel. I am Preksha Jain back with class 6 social science geography and ये वीडियो जो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो ज्योग्राफी के हम 7 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ये लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। सो इसे भी हम जैसे हमने अर्लियर चैप्टर्स को कंप्लीट किया है सेम वैसे ही लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे और फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन फिल इन द ब्लैंक्स है वो समझ के वीडियो को एंड कर देंगे और इसके साथ ही आपका जो ज्योग्राफी सेक्शन है क्लास 6 का वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो जल्दी से यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो हम पढ़ने वाले हैं इंडिया क्लाइमेट एंड वेजिटेशन के बारे में। तो इंडिया जो है यहाँ पर क्लाइमेट एंड वेजिटेशन बहुत वेरी करता है। अगर आप हिमालय से थार डेजर्ट जाएंगे, उसके बाद वेस्ट बंगाल के जो फॉरेस्ट है, सदर्न कोस्टल एरिया जो है, तो हर एक जगह पर क्लाइमेट चेंज है एंड क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वेजिटेशन भी क्या है, डिफरेंट है। अब क्लाइमेट क्यों चेंज है या वेदर क्यों चेंज है, तो आपने ये जब रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन दो मोशंस पढ़े हैं, रोटेशन मोशन की वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट होते हैं, और रिवॉल्यूशन मोशन की वजह से जो सीजन्स में चेंज आता है, तो वो सीजन में चेंज आने की वजह से ही क्लाइमेट चेंज होता है। जैसे कि विंटर, समर, रेनी, मानसून, ये जो डिफरेंट सीजन्स आते हैं या डिफरेंट क्लाइमेट्स होते हैं। सीजन्स तो आते हैं समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग, बट ये डिफरेंट क्लाइमेट लेकर आते हैं, जो कि ठंड हो सकती है, गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है या फिर बारिश होती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन टाइप के क्लाइमेट्स में ग्रो करते हैं एंड अलग अलग उसमें भी पॉसिबिलिटीज देखने को मिलती है। इंडियन फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारे एनिमल्स की स्पीशीज या फिर रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, इंसेक्ट, हर एक वैरायटी ऑफ एनिमल या लिविंग बीइंग जो है फॉरेस्ट में ड्वेल करता है। तो अब इसको ही और डिटेल में समझने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम ये चैप्टर। यू रीड इन न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हियर अदर टॉकिंग अबाउट वेदर। सो आप वेदर के बारे में सुनना बहुत होगा न्यूज चैनल्स पे या कि दो लोगों को बात करते हुए। यू मस्ट नो दैट वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। तो वेदर का मतलब क्या होता है, जो डे टू डे चेंजेस होते हैं ना, जैसे हमने बोल दिया कि आज अगर ठंड है, सो टुडे द वेदर इज कोल्ड। कल अगर वो उतनी ठंड नहीं है, गर्मी है, सो बोल सकते हो आपकी लाइक फॉर टुमारो अगर आप बोल रहे हो, या फिर येस्टरडे के लिए ज्यादा बेटर होगा, येस्टरडे इट वाज वेरी हॉट। तो आप ऐसे वेदर जो है एक दिन का बता सकते हैं। डे टू डे जो चेंजेस हो रहा है टेम्परेचर में या एटमॉस्फेयर में, वो क्या शो करेगा, वो वेदर शो करता है। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, विंडी और काम। सो अलग अलग हो सकता है, या तो ठंड होगी या गर्मी होगी, हॉट और कोल्ड होगा, सनी हो सकता है, क्लाउडी हो सकता है, सन होगा या फिर सन जो है वो क्लाउड से कवर हो जाएगा, विंडी होगा, हवा चल रही होगी, या फिर काम हो सकता है। तो ये डे टू डे बेसिस पर जो चेंजेस होते हैं टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन में, उसको क्या बोल रहे हैं हम, वेदर। यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन इट इज हॉट कंटिन्यूअसली फॉर सेवरल डेज यू डोंट नीड एनी वार्म क्लोथिंग। तो अगर बहुत सारे दिनों तक कंटिन्यूअसली वार्म रहता है एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, तो फिर उस टाइम में वार्म क्लोथिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स एंड फिर ऐसे में जब बहुत सारे दिनों तक के लिए वार्म टेम्परेचर हो, तो उस टाइम पे जो कोल्ड थिंग्स होती हैं, जैसे कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक हुई या आइसक्रीम्स हुए, ये खाते हैं हम। इन कंट्रास्ट देयर आर डेज टुगेदर यू फील कोल्ड विदाउट वूलन क्लॉथ्स। व्हेन इट इज वेरी विंडी एंड चिली यू वुड लाइक टू हैव समथिंग हॉट टू ईट। और जब इसकी ऑपोजिट वेदर बहुत ठंडा होता है, तो उस टाइम पे वूलन क्लॉथ्स के बिना बहुत ज्यादा ठंड लगती है, क्योंकि विंड जो है वो रहती है एंड चिली वेदर होता है। सो उस टाइम पे क्या खाने का मन करता है, कुछ चीज हॉट या फिर लाइक हॉट ड्रिंक्स और हॉट फूड खाने का मन करता है। ब्रॉडली द मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आर। अब इंडिया में कौन कौन से सीजन्स हैं, कोल्ड विंटर सीजन, विंटर जो दिसंबर टू फरवरी में आता है। देन उसके बाद आता है हॉट वेदर सीजन, दैट इज समर, मार्च टू मई। देन देयर इज साउथ वेस्ट मानसून रेनी मॉनसून सीजन, जो कि है रेनी सीजन, जून टू सितंबर तक होता है, एंड सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून, दैट इज ऑटम, अक्टूबर एंड नवंबर। तो बेसिकली 4 जो मेजर सीजन है वो इंडिया में होते हैं। एक तो हो गया विंटर्स,
हॉट कोल्ड वेदर वाला हो गया। दूसरा हो गया क्या, समर सीजन, दैट मीन्स हॉट वेदर हो गया। थर्ड हो गया साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जो कि रेनी सीजन होता है। एंड फोर्थ है क्या, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, दैट मीन्स की ऑटम सीजन। तो अब ये जो 4 डिफरेंट सीजन हैं, तो यहाँ पर वेदर की डेफिनेशन तो दी हुई है, क्लाइमेट की भी आगे आएगी ही कि जब डे टू डे बेसिस पर हम चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम वेदर। बट अगर यही वेदर जो है वो कंटिन्यूसली बहुत सारे दिनों का ऑब्जर्व किया जाता है तो उसको क्या बोलने लगते हैं हम फिर, क्लाइमेट। जैसे मतलब पूरे मंथ का जून में सेवरल ईयर्स तक पूरे मंथ का ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, एक दिन का ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, तो जून पूरा जो मंथ है थ्रू आउट द ईयर, मतलब पासिंग 10-20 ईयर्स तक सेम टेम्परेचर रहेगा अगर जून में, तो फिर हम क्या बोलते डिक्लेयर कर देंगे कि जो जून का टेम्परेचर इस पर्टिकुलर एरिया का है वो इतना रहता है, वहां का जो क्लाइमेट है वो हॉट है या फिर कोल्ड है। अब आते हैं ये जो 4 डिफरेंट सीजन्स हैं उनमें कोल्ड वेदर सीजन और विंटर्स। तो कोल्ड वेदर वाला एक सीजन होता है, मतलब का जहां पर डेली बेसिस पर ही कोल्ड होती है। सो ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। तो जब विंटर सीजन होता है ना तो सन रे डायरेक्टली इस रीजन में फॉल नहीं होती है। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो इन नॉर्दर्न इंडिया, एंड इसीलिए जो टेम्परेचर है वो नॉर्दर्न इंडिया में काफी ज्यादा कम होता है। तो विंटर सीजन में सिंपली क्या हो रहा है कि जो सन रे है वो फॉल नहीं कर रहे डायरेक्टली, एंड इसी वजह से जो टेम्परेचर है वो नॉर्दर्न इंडिया में लो रहता है। Then second is hot weather season or summer season. So in the hot weather season and sun ray more or less directly fall in this region. तो जब भी hot weather season होता है या summer season होगा ना, तो जिस भी एरिया में ये सीजन है वहां पर सन जो है वो डायरेक्टली होगा या फिर ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू द अदर रीजन। सो टेम्परेचर बिकम वेरी हाई। तो जब सन डायरेक्टली आ रहा है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई होगा। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू, एंड इसीलिए हॉट और जो ड्राई विंड्स होती है उनको क्या बोलते हैं, लू। ब्लो ड्यूरिंग द डे टाइम, तो डे टाइम पे जो हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो करती है उसको बोला जाता है लू। देन थर्ड आता है सीजन साउथ वेस्ट मानसून सीजन। तो साउथ वेस्ट में मानसून होता है इस टाइम पे, और रेनी सीजन, एंड इसको ही रेनी सीजन भी बोलते हैं। दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। तो जब मानसून ऑनसेट पे आता है, स्टार्ट होता है, उस टाइम से ही ये साउथ वेस्ट मानसून सीजन स्टार्ट हो जाता है या फिर रेनी सीजन। The wind blow from Arabian Sea and Bay of Bengal towards the land, and फिर जो wind है ना वो अरेबियन सी से लेकर बे ऑफ बंगाल तक, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ ब्लो होने लगती है। एंड जब ये सी टू लैंड एयर ब्लो होती है तो अपने साथ क्या लेकर आएगी, मॉइस्चर, क्योंकि जहां पर वाटर है वहां पर क्या होगा, वाटर वेपर होगा। तो जब वाटर वेपर वाले डायरेक्शन से लैंड की तरफ आएगी विंड, तो क्या लेकर आएगी अपने साथ, मॉइस्चर लेकर आएगी। एंड जब ये मॉइस्चर जो है वो माउंटेन बैरियर्स वगैरह से स्ट्राइक करते हैं तो होती है क्या, रेनफॉल। सो व्हेन दीज विंड्स स्ट्राइक विद द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल अकर्स। तो जब ये माउंटेन बैरियर से स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगी, रेनफॉल होगी। अभी यहाँ पर लेट्स हैव फन में एक सिंपल सी एक्टिविटी है जिसमें आपको क्या देखना है कि डिफरेंट पार्ट्स जो है कंट्री के, वहां पर जो डिलीशियस कोल्ड ड्रिंक जिनको शरबत बोलते हैं, फ्रूट से बनती हैं, वो कब यूज की जाती हैं। एंड इसके अलावा और भी जो बहुत सारी ड्रिंक्स के नेम यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आपको उनमें देखना है कि कौन सी जो ड्रिंक है वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन को अगर बिलोंग करती है कि नहीं करती है क्या, तो उसको अपने रीजनल नेम के साथ लिखना है। एंड ये जो फन एक्टिविटी है ये आपको परफॉर्म करना है बिकॉज बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है। देन नेक्स्ट उसके बाद आता है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम। तो जो फोर्थ सीजन है, एक्सक्यूज मी, वो है क्या, रिट्रीटिंग मानसून, या फिर इसको बेसिकली बोल देंगे ऑटम सीजन। विंड मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। तो विंड क्या है, मेनलैंड से बे ऑफ बंगाल तक मूव करेगी। दिस इज द सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून। तो इस टाइम पे क्या करते हैं, मानसून को रिट्रीट कर रहे हैं। दैट मीन्स द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि अगेन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में रेनफॉल होने लगती है। मतलब स्टार्टिंग में जो मानसून स्टार्ट होता है तब तो ठीक है, बट अगेन जब मानसून चला जाता है बाकी सारे पार्ट से तो फिर यहाँ पर आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में रेनफॉल होती है। हाउएवर the climate is about the average weather condition which have been measured over many years। तो क्लाइमेट जो वेदर हमने यहाँ पर क्या देखा, डे टू डे चेंजेस के बेसिस पे मेजर किया जाता है। वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, बट हियर क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन which have been measured over many years। तो बहुत सारे ईयर्स तक अगर ये कोई वेदर कांस्टेंट रहेगा तो फिर उसको कन्वर्ट में कर दिया जाता है क्लाइमेट में।
The climate of India has broadly been described as monsoon type. So जो इंडिया का क्लाइमेट है वो कैसे डिस्क्राइब्ड है? मॉनसून टाइप में डिस्क्राइब है. मॉनसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम, एंड जो मॉनसून वर्ड है डिराइव कहाँ से हुआ है? एक अरेबिक वर्ड है मौसम, विच मीन्स सीजन, एंड जिसका मतलब क्या होता है? सीजन होता है. तो मॉनसून का मतलब भी मॉनसून भी क्या है? एक सीजन है. ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज बॉट बाय द मॉनसून विंड. सो इंडिया ट्रॉपिकल लोकेशन में सिचुएटेड होने की वजह से इंडिया में जो रेन हो रही है मोस्टली वो कैसे होती है? मॉनसून विंड्स की वजह से होती है. एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स, और इंडिया में मॉनसून विंड्स की वजह से रेन हो रही है, और जो एग्रीकल्चर है वो भी कंप्लीटली किस पे डिपेंडेंट है? नॉट कंप्लीटली बट मेजरली रेन्स पे ही डिपेंडेंट है. गुड मॉनसून मीन्स एडिक्वेट रेन एंड बाउंटीफुल क्रॉप. तो अच्छा मॉनसून होने का मतलब क्या है? कि रेन ज्यादा होगी, एडिक्वेट ज्यादा भी नहीं, एक्सेस में होती है तो फ्लड जाने लगते हैं. तो रेन जो है सफिशिएंट होगी, एडिक्वेट होगी, एंड फिर क्रॉप का कल्टीवेशन भी क्या होगा? अच्छा होगा. उसके बाद यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं. व्हाट वुड हैपन इफ मॉनसून वर वीक और इवन वर्स फेल टू अकर 1 ईयर. तो अगर मॉनसून बहुत ज्यादा वीक होंगे या फिर एक बार हुए ही नहीं तो इससे क्या होगा? क्रॉप विल बी अफेक्टेड फॉर श्योर. क्रॉप अफेक्ट होंगी ही, क्योंकि अगर मॉनसून नहीं होगा तो वाटर कैसे मिलेगा? कुछ रीजन में इरिगेशन फैसिलिटीज है, बाकी कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जो कि कंप्लीटली रेनफॉल पे डिपेंडेंट होते हैं. सेकंड इज द लेवल ऑफ वाटर इन द वेल विल. तो वाटर लेवल जो है वेल्स में वो डिक्रीज होगा, दैट मीन्स डाउन जाएगा या फिर अप आएगा. सो इट विल गो डाउन. एंड देन थर्ड है समर विल बी. समर कैसे होंगे? अगर मॉनसून नहीं आएगा तो कब आता है मॉनसून? समर्स के बाद आता है. तो अगर मॉनसून नहीं आया तो समर का ऑटोमेटिकली जो लेंथ है, ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो ये तीनों आंसर हमने देख लिए, बहुत ही सिंपल ही है. देन नेक्स्ट इज द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ. तो क्लाइमेट किसी भी प्लेस का बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे कि लोकेशन हुआ, एल्टीट्यूड है, डिस्टेंस है सी से, या फिर जो रिलीफ है. देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. इसीलिए हम क्या एक्सपीरियंस करने लगते हैं? जो कि रीजनल डिफरेंसेस होता है ना इंडिया के क्लाइमेट में, जैसे कि जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट. तो राजस्थान में जैसलमेर और बीकानेर कहाँ पर है? राजस्थान की डेजर्ट पार्ट पे, इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा हीट है. तो वहां का वेदर कैसा है? हॉट. वाइल द्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड. और जो जम्मू कश्मीर में द्रास एंड कारगिल है ना वहां पर एक्सट्रीम कोल्ड है, मतलब फ्रीजिंग कोल्ड है, बर्फ जमा देने वाली कोल्ड है. कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट. और जो कोस्टल प्लेसेस है ना जहाँ पर सी शोर कनेक्टेड है उस पर्टिकुलर स्टेट से, तो वहां पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है. दे आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. वहां पर ना ज्यादा बहुत ठंड होती है ना ही बहुत गर्मी होती है. बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड. तो कॉस्ट पे होने की वजह से ये प्लेस कैसी है? बहुत ज्यादा ह्यूमिड भी है. मिजोरम एंड मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल. और इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में कुछ स्टेट हैं जिनमें से मेघालय एंड मिजोरम कोई एक प्लेस है जहां पर मैक्सिमम रेनफॉल होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड में. अगर मेजर किया जाए या कैलकुलेट किया जाए तो मिजोरम इन मेघालय जो एक जगह है ना वहां पर मैक्सिमम और हाईएस्ट रेनफॉल है. वाइल इन द पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान. एंड कई बार राजस्थान में जो जैसलमेर है वहां पर बारिश होती ही नहीं है, मतलब पूरा साल भर बारिश नहीं होगी, ये भी पॉसिबिलिटीज होती हैं जैसलमेर में. सो नेक्स्ट आता है टॉपिक नेचुरल वेजिटेशन. अब नेचुरल वेजिटेशन जो है वो उसका मतलब क्या हो गया? We see a variety of plant life in our surrounding. How nice is it is to play in a field with green grasses. तो when we see a variety of plant life, जब हम बहुत सारी plant life को देखते हैं ना हमारे surrounding में, so वो बहुत ही important role play करती है और प्ले करने में भी बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग सा हो जाता है, क्योंकि ग्रीन प्लांट जो है वो एक विजुअल ट्रीट होता है सराउंडिंग में, देखने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है. ग्रीन ग्रासेस जो है उसके काफी सारे एडवांटेजेस भी होते हैं. तो अगर हमारे सराउंडिंग में प्लांट्स हैं, क्लीनलीनेस रहेगी, फ्रेश एयर होगी, तो माइंड भी कैसा होता है? रिफ्रेशिंग होता है. देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बुशेज एंड श्रब्स लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट एक्सेट्रा. तो सिर्फ ट्रीज नहीं होते हैं या सिर्फ ग्रासेस नहीं है, श्रब्स भी होते हैं जो मिडिल हाइट प्लांट्स होते हैं, बुशेज होती हैं, एंड कुछ और श्रब्स के एग्जाम्पल में दिया हुआ है कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट. बिसाइड्स देयर आर मेनी टॉल ट्रीज, सम विथ मेनी ब्रांचेस एंड लीव्स लाइक नीम, मैंगो, और सम विच स्टैंड्स विथ अ फ्यू लीव्स सच एज पाम. तो कुछ ऐसे ब्रांचेस हैं या कुछ ऐसे ट्रीज हैं जहां पर टॉल
ट्रीज जो है वो बहुत टॉल है या फिर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, एंड जैसे कि नीम लीव्स हैं, जैसे कि नीम, मैंगो या फिर कुछ और दूसरे ट्रीज की ब्रांचेस है वो प्रॉपरली स्टैंडर्ड पोजीशन में है, जिनमें कि कुछ में कम लीव्स होते हैं, कुछ में ज्यादा लीव्स होते हैं। द ग्रासेस, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from human being are called natural vegetation। तो वेजिटेशन तो सिंपली प्लांट एंड प्लांट्स में ट्रीज हो, श्रब्स एंड हर्ब्स हो, सब कैटेगरी में आएगा, बट नेचुरल वेजिटेशन क्या आएगा कि जिसे प्लांट को ग्रो करने में हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब कोई भी एक्सटर्नल ह्यूमन हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट मीन्स कि उस ग्रोथ को क्या बोल देंगे, नेचुरल वेजिटेशन बोलेंगे। डू यू श्योर डू यू वंडर हाउ दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर, तो कैसे ये आपस में डिफर करते हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन अमंग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपने कभी ये सोचा है कि कैसे ये जो नेचुरल वेजिटेशन है वो डिफर करती हैं, तो जो डिफरेंट टाइप के नेचुरल वेजिटेशन हैं वो डिपेंडेंट होते हैं डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, एंड ये क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से ही जो रेनफॉल है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, एंड रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल वैसे भी प्ले करता है, चाहे वो नेचुरल वेजिटेशन हो या फिर मैन मेड वेजिटेशन हो। ड्यू टू वेराइड क्लाइमेट कंडीशन इंडिया हैज अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, और इंडिया में वेराइटी ऑफ क्लाइमेट होने की वजह से ही यहाँ पर क्या है, नेचुरल वेजिटेशन जो है वो ज्यादा है और बहुत सारी वैरायटी की है। तो नेचुरल वेजिटेशन के बाद आता है टॉपिक व्हाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, फॉरेस्ट की नीड क्यों है। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, तो फॉरेस्ट बहुत डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो कि हम फिर ब्रीथ कर लेते हैं, और जो हम एक्सेल करते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस में वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दैट मीन्स की कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स रिलीज कर रहे हैं ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। देन द रूट्स ऑफ द प्लांट बाइंड द सॉइल, दस दे कंट्रोल द सॉइल इरोजन, और प्लांट की जो रूट्स होती है ना वो सॉइल से बाइंड कर जाती हैं एंड सॉइल इरोजन को कंट्रोल करती हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर फॉर फर्नीचर, फ्यूल वुड, फॉर्डर, मेडिसिनल प्लांट एंड हर्ब्स लाइक हनी, गम एक्सेट्रा। तो फॉरेस्ट और क्या प्रोवाइड कर रहा है, टिम्बर, वुड प्रोवाइड करते हैं, फर्नीचर प्रोवाइड कर रहा है, फ्यूल वुड जो होती है वो आता है, इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स हुए, हर्ब्स है, लैक, हनी, गम, ये सारी जो चीजें हैं ये सब कहाँ से ऑब्टेन हो रही हैं, फॉरेस्ट से ही ऑब्टेन हो रही हैं। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ में ही आ जाता है क्या, फॉरेस्ट, एंड ये नेचुरल हैबिटेट है, दैट मीन्स फॉरेस्ट भी अपने आप ही फॉर्म हुए हैं। नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, तो अभी क्या होने लगा है ना कि बहुत ज्यादा ट्रीज को कट किया जा रहा है फॉर द पर्सनल मोटिव ऑफ द ह्यूमंस, मतलब वो अपने बेनिफिट्स के लिए ट्रीज को इतना ज्यादा कट कर रहे हैं जिससे कि फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। वी शुड प्लांट मोर trees and protect the existing ones and make people aware of the importance of trees। So हर एक पर्सन को ट्रीज के बारे में एंड ट्रीज का जो इंपॉर्टेंस है उसकी अवेयरनेस होना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो ट्रीज को भी प्रॉपरली केयर करेंगे, जो एग्जिस्टिंग ट्रीज है उनको ध्यान रखेंगे, एंड जो न्यूली ग्रोन ट्रीज होंगे न्यू ट्रीज को और प्लांट किया जाएगा। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग अवर अर्थ ग्रीन, एंड इसके लिए और क्या कर सकते हैं, स्पेशल प्रोग्राम जैसे कि वन महोत्सव है वो भी किया जा सकता है, जिससे कि अर्थ को फॉर्म करने में या अर्थ को ग्रीन करने में और हेल्प मिलेगी, एंड ये जो ट्रीज की कटिंग की जा रही है ये भी रिकवर हो जाएगा। सो फिगर 8.2 में दिया हुआ है कि फॉरेस्ट से हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मेडिसिन, शेल्टर, फॉडर, फ्यूल, स्पोर्ट्स गुड, फर्नीचर, रबर, टिम्बर, नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, गम एंड लाइक, फ्रूट्स, हनी एंड ऑक्सीजन। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज क्या है, सॉइल बाइंडिंग। तो सॉइल बाइंड भी कैसे हो रही है, क्योंकि ये ट्री है तो ये सॉइल को बाइंड करके रखा हुआ है। सो ये हो गया क्या कि फॉरेस्ट से हमें इतने सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव फॉरेस्ट। एंड यहाँ पर ये जो हमने फिगर देखा वो देखा कि ग्राउंड लेयर, उसके बाद अराउंड 1.5 to 5 मीटर के बीच का जो हाइट में अगर कोई प्लांट होता है तो वो किस में आ जाता है, श्रब लेयर में आता है। 5 मीटर से 20 मीटर तक की जो हाइट है उसमें क्या होते हैं, यंग ट्रीज होते हैं।
40 मीटर जो हाइट है फिर उसके बाद उसमें क्या आ जाता है, कैनोपीज होते हैं। और फिर अगर जो मैक्सिमम हाइट 60 मीटर्स तक की होती है वो आ जाती है कौन सी लेयर में, इमर्जेंट लेयर, जो कि माउंटेन एरियाज में जो प्लांट्स हैं उनमें भी कई बार होती है, या फिर नॉर्मल जो प्लेन्स पे हैं प्लांट उनमें भी कुछ प्लांट्स इतनी हाइट तक ग्रो हो सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर होम टू अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ऑफ एनिमल्स एंड लार्ज variety of reptiles, amphibians, mammals, birds, insects and worms which dwell in the forest। तो फॉरेस्ट क्या है, वाइल्ड लाइफ की सेवरल वेराइटी का होम है और सेवरल थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज जो है एनिमल्स की, एंड जो लार्ज वेराइटी है रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स और बर्ड्स, इंसेक्ट की, ये सभी फॉरेस्ट में रहते हैं। तो फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है किसकी, हर एक काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की। द टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। सो इंडिया का नेशनल एनिमल क्या है, टाइगर है। इट इज फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो टाइगर इंडिया के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में है, बट स्टिल जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, इट इज अ होम ऑफ एशियाटिक लायंस। तो लायंस जो है वो भी पूरी इंडिया में अलग अलग जगह प्रेजेंट होंगे, बट एशियाटिक लायन सिर्फ कहां पर है, गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात में है। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसेरस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। एंड असम के फॉरेस्ट में क्या कॉमन है, एलिफेंट्स और राइनोसेरस, वो भी वन हॉर्न वाला। एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका। तो ऐसा नहीं है कि एलिफेंट्स असम के फॉरेस्ट में है तो बाकी और कहीं नहीं है। केरला एंड कर्नाटका के फॉरेस्ट में भी जो नॉर्मली रोम करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, एलिफेंट्स बहुत ज्यादा है। Camels and wild asses are found in the Great Indian Desert and Run of Kutch respectively। तो कैमल सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेंगे, ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स में, एंड वाइल्ड एसेस जो होते हैं वो कहाँ देखने को मिलेंगे, रन ऑफ कच्छ में। सो कैमल इन ग्रेट इंडियन डेजर्ट, वाइल्ड एसेस इन रन ऑफ कच्छ, एलिफेंट्स इन असम, केरला एंड कर्नाटका, एशियाटिक लायन इन गुजरात गिर फॉरेस्ट, वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स, पियर्स एक्सेट्रा फाउंड इन द हिमालयन रीजन। और जो वाइल्ड गोट्स हैं, स्नो लेपर्ड्स हो गए, अब स्नो कहाँ पर इंडिया में, हिमालयन रीजन में है, तो ऑब्वियसली स्नो लेपर्ड्स कहाँ पर होंगे, हिमालयन रीजन में ही प्रेजेंट होंगे। बिसाइड्स दीज मेनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन अवर कंट्री सच एज मंकी, वोल्फ, जैकल, नीलगाय, चीतल एक्सेट्रा। इन सब चीजों के अलावा काफी सारे जो एनिमल्स हैं वो भी कंट्री में, और मतलब ये सारे एनिमल्स के अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि प्रेजेंट है, जैसे कि मंकी है, वॉल्फ, जैकल, नीलगाय, चीतल एक्सेट्रा, और ये इंडिया के हर फॉरेस्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉपुलेशन जो है वो कम ज्यादा हो सकती है, बट हर फॉरेस्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है ये एनिमल्स। इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ, एंड इंडिया जो है इक्वली बर्ड लाइफ भी यहाँ पर है। तो पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, एंड इंडिया का नेशनल बर्ड कौन सा है, पिकॉक है। Our other common birds are parrot, pigeons, myna, गीज, बुलबुल एंड डक्स। और इसके अलावा पीकॉक तो नेशनल बर्ड हो गई, उसके अलावा और भी बर्ड जो कि कॉमनली प्रेजेंट होती है इंडिया में, उनमें आ जाता है पैरट है, पिजन, मैना एंड देन गीज, बुलबुल, ये सब है। देयर आर सेवरल बर्ड्स सेंचुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट। तो बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज भी हैं जो कि बर्ड को अपना नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करने के लिए दी गई हैं। दिस प्रोवाइड्स द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स, एंड ये क्या कर रहे हैं, बर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं हंटर से। कैन यू नेम 5 बर्ड्स दैट आर कॉमनली फाउंड इन योर एरिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको फाइंड आउट करना है कि आपके एरिया में कौन सी 5 कॉमनली प्रेजेंट बर्ड्स हैं। देयर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज स्नेक्स फाउंड इन इंडिया, और इंडिया में बहुत सारे वेराइटी के स्नेक्स भी प्रेजेंट है। कोबराज एंड क्रेट्स आर इंपॉर्टेंट अमंग देम, एंड इन सब स्नेक्स में सबसे कॉमन कौन से स्नेक है, क्रेट एंड कोबरा। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग several species of wildlife of India are declining rapidly। अब यहाँ पर देखो कि इतने सारे एनिमल्स प्रेजेंट हैं, बट बिकॉज ऑफ द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन ये एनिमल्स को अपना नेचुरल हैबिटेट नहीं मिल पाता है। दैट इज वाई ये जो एनिमल्स की ट्रीज अगर कट होंगे तो एनिमल की पॉपुलेशन भी स्लोली कम होती जाती है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम मेनी नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेटअप, एंड इसके लिए ही ये सारे एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिले, इसके लिए ही क्या सेटअप किए हुए हैं, नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व का सेटअप किया हुआ है। द गवर्नमेंट हैज आल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दीज एलिमेंट। तो टाइगर एंड एलिफेंट ना बहुत हायर रेट से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, दैट इज वाई टाइगर एंड एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं। कैन यू नेम सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया एंड लोकेट देम ऑन मैप।
तो अब यहाँ पर क्या है, आपने पहले बताना है कि कुछ कॉमन बर्ड्स के नेम जो आपके नियर बाय एरिया में है, एंड फिर उसके बाद कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज जो है वो फाइंड आउट करना है और उन्हें लोकेट मैप पे करना है। बट इन केस यहाँ पर एक और चीज क्या ऐड करना है इस क्वेश्चन में कि आपके नियर बाय लोकेलिटी या नियर बाय स्टेट में कौन से बर्ड सेंचुरीज या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड है। यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। तो अब तो हो गया कि वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आ जाता है। तो वाइल्ड लाइफ अगर डिस्ट्रॉय हो रही है तो हम इंडिविजुअल लेवल पे भी इसको कंजर्व करने में हेल्प कर सकते हैं। यू कैन रीयूज to buy things and made from parts of the body, you can refuse to buy things made from the parts of the bodies of animals such as their bones, horn, fur, skins and feathers। तो सिंपली एनिमल्स को अगर सेव करना है तो क्या कर दिया जाए कि एनिमल की स्किन से ही बनता है लेदर, एंड उसके बोन्स भी यूज होते हैं, हॉर्न, फर, ये सारी चीजें जो है वो यूज होती हैं। सो अगर ये चीजें को यूज करने से ही मना कर देंगे तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि जब तक प्रोडक्शन होता रहेगा तब तक कंजम्पशन होगा। तो जो एनिमल प्रोडक्ट से चीजें बन रही हैं उनको ही क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। Every year we observe Wildlife Week in the first week of October to create awareness of conserving the habitat of the animal kingdom। So क्या हो रहा है कि अब जो वाइल्ड लाइफ है ना वो वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। एंड इस वाइल्ड लाइफ वीक से क्या होता है कि लोगों में अवेयरनेस मिलती है, लोगों को अवेयरनेस मिलती है कि कैसे अपने हैबिटेट को कंजर्व करना है एंड उसको मेंटेन करके रखना है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ये जो कुछ पेपर की कटिंग्स दिख रही हैं। सो वाई टू पोचर स्किल टाइगर। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है एक हेडिंग, लार्ज स्केल पोचिंग एलिग्ड इन सिमलीपाल रिजर्व। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि पोचर्स ने टाइगर को किल किया ही क्यों। सेकंड इज व्हाट विल हैपन इफ टाइगर्स वेनिश फ्रॉम अवर फॉरेस्ट। अगर टाइगर हमारे फॉरेस्ट से वेनिश हो जाएंगे तो क्या होगा। एंड थर्ड इज हैव यू एवर विजिटेड एनी टाइगर रिजर्व और अ जू वेयर टाइगर्स आर केप्ट। तो अगर ऐसा कोई जू आपने देखा है जहां पर टाइगर एंड जो टाइगर को रखा हुआ है या फिर टाइगर रिजर्व है उसका भी नेम आपको यहाँ पर लिखना है। तो सिंपली ये न्यूज़पेपर की कटिंग्स की हेडिंग देख के आंसर आ जाएगा और उसके बाद आपका आंसर फाइंड आउट करने का, जो कि सिंपल है। उसके बाद यहाँ डेफिनेशन दी हुई है माइग्रेटरी बर्ड की। जैसे कुछ बर्ड्स होती हैं पिनटेल डक, कर्लेस फ्लामिंगोज, ऑस्प्रे एंड लिटिल स्टिन जो है ये क्या करते हैं, दे माइग्रेट इन अवर कंट्री इन विंटर सीजन एवरी ईयर। हर साल विंटर में ये इंडिया आते हैं। एंड जो स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड है वो कौन सी है, लिटिल स्टिंट है, जिसका वेट अराउंड 15 ग्राम्स है। एंड ये कहाँ से आई है, आर्कटिक रीजन से 8000 किलोमीटर ट्रेवल करके और फिर उसके बाद आती है कहाँ पर, इंडिया पे। सो इसके साथ ही ये जो क्वेश्चन आंसर्स है वो स्टार्ट करना है। अब हमें चैप्टर एंड हुआ। चैप्टर में हमने देखा क्या कि क्या क्या पार्ट इंडिया में है और जो वेजिटेशन है उसके अलावा क्लाइमेट में क्या चेंजेस है, वाइल्ड लाइफ में क्या है, तो ये सारा कुछ इस चैप्टर में हो। अब हम क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज विच विंड ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। तो इंडिया में रेनफॉल कौन सी विंड से आता है, जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती है ना उससे रेनफॉल आता है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो एग्रीकल्चर है वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट होता है और अगर गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुई तो फिर क्रॉप भी जो है वो एडिक्वेट होती है। सेकेंड इज नेम द डिफरेंट सीजन इन द इंडिया। इन इंडिया के मेजर सीजन कौन से हैं, विंटर, समर, रेनी एंड ऑटम। बट यहाँ पर डिटेल में लिख देंगे। कोल्ड वेदर सीजन दैट इज विंटर, दिसंबर टू फरवरी। देन हॉट वेदर सीजन, समर, मार्च टू मई। थर्ड इज साउथ वेस्ट मानसून रेनी सीजन, जून टू सितंबर। एंड फोर्थ इज सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून दैट इज ऑटम, फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर। और थर्ड क्वेश्चन है What is natural vegetation? So natural vegetation से मतलब क्या हो जाता है कि जो ग्रासेस हैं, shrubs हैं, trees हैं जो कि ग्रो कर रहे हैं अपने आप से ही विदाउट द इन्फ्लुएंस और हेल्प ऑफ द ह्यूमन बींग्स, उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आता है टिक द करेक्ट आंसर्स। तो टिक द करेक्ट आंसर्स में फर्स्ट है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स इन। वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है, अभी हमने आंसर देखा था, इट इज माइजोरम इन मेघालय। सेकेंड इज द गोट, वाइल्ड गोट एंड स्नो लेपर्ड्स आर फाउंड इन। तो वाइल्ड गोट अगर आपको नहीं पता है, स्नो लेपर्ड्स के बारे में अगर पता है तो स्नो लेपर्ड्स कहाँ पर होंगे, जहां पर स्नो है। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हिमालयन रीजन। सेकेंड का हो गया हिमालयन रीजन। थर्ड आता है ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लो फ्रॉम। सो जब साउथ वेस्ट मानसून पीरियड का टाइम होता है तो मॉइस्चर लेडन विंड्स जो है वो कहाँ से कहाँ मूव करती हैं, सी टू लैंड मूव करते हैं। क्लियर। अब आता है
थर्ड क्वेश्चन दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट है हॉट एंड ड्राई समर विंड्स नोन एज ब्लैंक ब्लो ड्यूरिंग द डे इन द समर। तो हॉट ड्राई विंड्स होती है ना, उनको और क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज लू। तो ये कब ब्लो होती है, जनरली ड्यूरिंग द डे टाइम्स इन समर सीजन। सेकेंड इज द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ। तो जो आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु स्टेट है वो रेनफॉल रिसीव जो कर रहे हैं, कौन से मंथ में रेनफॉल रिसीव करते हैं या फिर उस सीजन का नेम क्या है। सो द नेम इज रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम सीजन। सेकेंड में क्या आ जाएगा, रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम। एंड देन थर्ड है ब्लैंक फॉरेस्ट इन गुजरात इज होम फॉर। तो गुजरात में कौन सा फॉरेस्ट, हमने चैप्टर में पढ़ा गिर फॉरेस्ट। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, गिर फॉरेस्ट, इट इज GIR गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। गुजरात इज द होम ऑफ, एंड गिर फॉरेस्ट में कॉमन क्या है, एशियाटिक लायन। सो इसमें फर्स्ट में आ जाएगा गुजरात, सॉरी गिर, एंड द लास्ट ब्लैंक में आएगा एशियाटिक लायन। तो इसके साथ ही जो हिस्ट्री का पार्ट है हमारा वो एंड होता है, और चैप्टर 8 भी एंड होता है, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, इंडिया के वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ के बारे में, एंड कैसा हैबिटेट यहाँ पर है, कैसा क्लाइमेट है यहाँ पर। तो आई होप आपको समझ आया होगा, बट फिर भी कोई डाउट होता है तो मैं हर बार जैसे आपको बोलती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो आपके डाउट्स एंड कंसेप्ट जो हैं वो और स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, सो अब ये ज्योग्राफी एंड हुई है, हमने हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट की हुई है। अब हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं, किसका, क्लास 6 का सिविक्स जो रिमेनिंग सेक्शन रह गया है। सो थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो, अंडरस्टैंड द all the topics of this chapter and learn all the question answers, and thank you so much again.